पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या-क्या चेंजेज हुए हैं? या भारतीय समाज किस किस प्रकार से प्रभावित हुआ है? तो हम देख लेते हैं पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है, विशेषताएँ सभी पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो पश्चिमीकरण क्या है? तो वैसे स्पष्ट है, पश्चिमीकरण यानी कि जो सभ्यता हमारी पश्चिमी देशों से आई है, उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। जो भी रीति-रिवाज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पश्चिम देशों से हमारे भारत ने या इनने स्वीकार किया, वो पश्चिमीकरण कहलाता है। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया है। पश्चिमीकरण शब्द का जो प्रयोग है, उन परिवर्तनों हेतु किया जाता है, जिनका भारतीय समाज समावेश अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था, जो कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा वेग के साथ स्वाधीन भारत भी हो रहे थे। श्रीनिवास ने लिखा कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज तथा संस्कृति बुनियादी एवं स्थायी परिवर्तन हुए हैं। यह काल भारतीय इतिहास के पिछले सभी कालों से भिन्न था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई औद्योगिक संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास, अन्य मूल्य लेकर आए थे। नई औद्योगिक तथा उसके कारण संचरण साधनों में होने वाली क्रांति की मदद से अंग्रेजों ने देश का एक ऐसा एकीकरण किया जैसा कि पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ था। तो पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाओं, ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है। श्रीनिवासन कहते हैं कि 150 वर्षों के अंग्रेज राज के कारण भारतीय समाज तथा संस्कृति में होने वाले परिवर्तन हेतु मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा तथा मूल आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तन को आत्मसात करता है। तो पश्चिमीकरण की जो विशेषताएं हैं वो क्या है देख लेते हैं। तो पश्चिमीकरण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पश्चिमीकरण परंपरागत समाज का विरोधी है। जो हमारा समाज चला आया है, पुरानी बातें चली आई हैं, उसका विरोधी है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ भारतीय नारियाँ साड़ी या सलवार कुर्ता लड़कियाँ पहनती हैं, वहाँ आज क्या पहनती हैं, अब देख कर ही समझ सकते हैं कि पश्चिमीकरण ने हमारे समाज को कितना बदल दिया है। दूसरा है मानवीय मूल्यों का महत्व। पश्चिमीकरण एक उदारवादी विचारधारा है, जिसमें मानवीय मूल्यों की एक विशेष महत्व प्रदान किया गया है। तो मानवीय मूल्यों को एक विशेष महत्व प्रदान किया गया है। धार्मिक संकीर्णता को कोई भी स्थान नहीं दिया है। तो मानवीय मूल्यों ने क्या है कि पश्चिमीकरण क्या है, एक उदारवादी विचारधारा है। कैसी धारा थी? उदारवादी, जिसमें मानवीय मूल्यों को महत्व दिया है और इसमें कोई धार्मिकता का कोई भी स्थान नहीं दिया है। तीसरा है नैतिक तटस्थता। श्रीनिवास का मत है कि जो पश्चिमीकरण की अवधारणा नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, यह अवधारणा पश्चिमी प्रभाव से होने वाले भारतीय समाज परिवर्तन को अच्छाई बुराई पर ध्यान नहीं देती है। मतलब जो ये पश्चिमीकरण की अवधारणा है, ये अच्छाई बुराई पर ध्यान नहीं देती है, बस ये तो रफ्तार से अपना काम करती चली जाती है। यह तो परिवर्तन का वर्णन करती है और इनको इनकी ओर इशारा भी करती है। अच्छाई तथा बुराई के मूल्यों की अवधारणा से यह जो पश्चिमीकरण है स्वतंत्र है। एक व्यापक अवधारणा है। तो पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है। इसमें उन सभी परिवर्तनों को मिलाकर बताया गया है कि जो किसी समाज की मूल संस्थाओं और टेक्नोलॉजी की विचारधारा में पश्चिमी समाज के कारण पैदा हुए हैं। अब पश्चिमीकरण का जो भारतीय समाज पर है और संस्कृति पर है, क्या प्रभाव पड़ा है? तो भारत में जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के आरंभ में श्रेय अंग्रेज शासनकाल को है। तो पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया थी वो अंग्रेजों को यही भारत में लाए थे। तो इनका श्रेय अंग्रेजी शासन को दिया जाता है, क्योंकि इस काल में भारतीय समाज तथा संस्कृति में कई मौलिक तथा स्थानीय सामाजिक परिवर्तन हुए जो पिछले सभी कालों से बिल्कुल अलग थे। पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज तथा संस्कृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। वो क्या परिवर्तन? जाति व्यवस्था पर प्रभाव। पश्चिमीकरण के कारण भारत की जाति व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव हुए। जाति प्रथा के जो बंधन थे वो ढीले हो गए, जातीय भेदभाव खत्म हो गए। पश्चिमीकरण के कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। और चौथा है जातियों के परंपरागत व्यवसाय में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो ये जातिगत व्यवस्था पर प्रभाव। दूसरा है देश का एकीकरण। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे देश का ऐसा एकीकरण हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। अनेक कुरीतियों की समाप्ति। पश्चिमीकरण के कारण भारतीय जनता में एक नई जागरूकता भी पैदा हुई और ऐसा जनमत भी तैयार हुआ कि सामाजिक बुराइयों का घोर विरोधी था पश्चिमीकरण। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने जागरूकता भारतीय जनमत की मदद से कई बुराइयों को भी खत्म कर दिया, जिसमें सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, मानव बलि,
बालिक का हत्या, दास प्रथा आदि मुख्य थीं, जो इनको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। अब मानवतावादी विकास, तो मानवतावादी क्या विकास था? तो श्रीनिवासन ने भी लिखा है कि मानवता का अर्थ होता है कि बगैर किसी धर्म, जाति, योनि, आयु तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान किए सभी लोगों का कल्याण किया जाए। यह है मानवतावाद। अंग्रेजों ने भारत में जिस तरह कानून बनाए, सभी व्यक्तियों के समान अपराध हेतु समान दंड निर्धारित करते हैं। अंग्रेजी शासन के पहले भारत की सामाजिक व्यवस्था में द्विजवाद था तथा मानवतावाद के विकास सभी वर्गों, जातियों, धर्मों हेतु समान नीति निर्धारित की गई। मानवतावाद के अंतर्गत दो प्रमुख सिद्धांत शामिल थे। पहला समानता का विकास, दूसरा धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक जीवन में परिवर्तन और पाश्चात्य संस्कृति के विस्तार से पहले भारत में धर्म का ज़्यादा प्रभाव था। धर्म से संबंधित कई अंधविश्वास तथा कुसंस्कार प्रचलित थे। पश्चिमी विचारों के कारण तर्कपूर्ण एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिससे धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का अंत हो गया। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, तो राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का महत्व मुख्य रूप से यह है कि भारत को एक समान सूत्र में बांधकर शांति, सुरक्षा एवं राष्ट्रीयता का विकास सिर्फ ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक प्रभुता ने इस देश के नागरिकों की भावना को भी विकसित कर दिया। पाश्चात्य भाव से ही इस देश में लोकतंत्रीय संस्थाओं का विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, तो ईसाई मिशनरियों एवं अंग्रेज शासकों ने यहाँ विशिष्ट प्रकार की शिक्षा को शुरू किया। सरकार ने स्त्री शिक्षा को जो बढ़ावा दिया। अंग्रेजी शिक्षा से जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता की भावना, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयां कम होने लगी। अधिकारों के प्रति चेतना का विकास, अंग्रेज शासन में भारतवासी कानून और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे। मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूकता जो पश्चिमीकरण की ही देन है। प्रथाओं में परिवर्तन, तो प्रोफेसर श्रीनिवास जी लिखते हैं कि भारत में फर्श पर बैठकर भोजन करने की परंपरा थी। उच्च जातियों में भोजन एक धार्मिक कृत्य था अथवा कर्मकांड की दृष्टि से पवित्रता होना जरूरी थी। पर अब नगरों और बड़े कस्बों में शिक्षित लोग मेज़ों पर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुर्सी मेज स्टील के बर्तन लोग इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि यह ज़्यादा प्रतिष्ठा सूचक है, आधुनिकीकृत हैं। अब इस भोजन को स्वीकार किया जाता है जो ज़्यादा पौष्टिक एवं स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक है। अतिरिक्त वेशभूषा, खान पान, बोलने का अभिवादन और तरीकों, क्रांतिकारी परिवर्तन, कोट पैंट, हैट, टाई, कप प्लेट, बिस्कुट, केक, आइसक्रीम, सोडा वाटर आदि सब किसकी देन है? सब पश्चिमीकरण अंग्रेजों की देन है। सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, तो अंग्रेजी शासन काल में आधुनिकीकरण के साथ साथ गांवों में आत्मनिर्भरता खत्म होने लगी। भारतीय समाज में सामाजिक संस्थाएं भी पश्चिमीकरण से प्रभावित हुई। यह प्रभाव मुख्य रूप से जाति प्रथा, संयुक्त परिवार तथा हिंदू विवाह में देखा जा सकता है।